सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड का जो चैप्टर था, फिजिकल वर्ल्ड का, उसका पार्ट टू। पार्ट वन में हमने फिजिक्स के बारे में बात की थी। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं है। और आज का मेन टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा व्हाट आर द फंडामेंटल फोर्सेस। कहाँ पर बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं बात हमारे यूनिवर्स की, हमारी दुनिया की। पूरी दुनिया में कितनी फोर्सेस जो हैं वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब बाकी सब इससे मिलकर बन सकती हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो कितनी फोर्सेस हैं, इनके सिवा और कोई फोर्स नहीं मिली है अभी तक। तो ये चार तरह की होती हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन। ये हम बचपन से, आई थिंक 6 क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना। यही रीज़न है कि हम बैठ कर अभी धरती पर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ग्रेविटेशन सबसे पहली फंडामेंटल फोर्स है। व्हाट इज द सेकंड फोर्स? ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये उसी के बारे में है, उसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हमारी लास्ट आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये चार फोर्सेस के बारे में हम आज बात करेंगे और इनको इसी क्रम में आपको याद भी रखना है। सबसे पहले याद रखिए ग्रेविटेशन, फिर याद रखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर हमारा आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हाउ मेनी आर देयर फंडामेंटल फोर्सेस? दे आर 4। 1 2 3 4। और इसी क्रम में आपने याद रखना है। थोड़े से एरो बना देता हूँ जिससे याद रहे ये क्रम। ये इंपॉर्टेंट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका क्रम याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है। ये दो मासेस के बीच में लगती है। यहाँ पर m लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे कि ये दो मासेस के बीच में फोर्स है। ऑलवेज कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। ये दो मासेस के बीच में लगती है और ऑलवेज हमेशा अट्रैक्टिव होगी। यानी कि दो मास अगर हो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, खिंचाव ही होगा। हमने कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी नहीं देखी जहां पर दो मास को पास में रखा और वो एक दूसरे को रिपेल करें। तो ऐसा नहीं होता। अब इसके बिल्कुल यहाँ डायगोनल में यहाँ आ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका रीज़न ये है कि अगर हम ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ज़्यादातर पॉइंट सेम ही निकलेंगे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या है? ये फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में। चार्जेस के बीच में, सी मैंने चार्जेस याद रखने के लिए रखा है। दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगी। आपको पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव फिर से रिपेल करते हैं। या हम कहते हैं लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस, अगर चार्जेस डिफरेंट हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह से हो गया, यहाँ चार्जेस के बीच की बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, और ग्रेविटेशन में दो मासेस की बात हो रही है। क्या ये हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगी? नहीं, ये क्या हो सकती हैं? अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकती हैं। यानी कि एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं, दूर भेजने की कोशिश भी कर सकती हैं। ये दोनों फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? यानी कि अगर कोई पूछे क्या चंद्रमा हम पर फोर्स लगा रहा है? यस। इतना दूरी से फोर्स लग रहा है कि सन हम पे फोर्स लगा रहा है? यस। चाहे कम हो बट इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी रेंज, इसकी जो चार्जेस की फोर्स है वो बहुत दूर तक महसूस कर सकते हैं और ग्रेविटेशन की भी फोर्स जो है बहुत दूर तक महसूस कर सकते हैं। एक लास्ट और पॉइंट, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कि ज़रूरी नहीं कि ग्रेविटेशन
के लिए, ग्रेविटेशन की फील्ड के लिए आपको कोई मीडियम चाहिए हो। एग्जाम्पल के लिए आप लें साउंड या आवाज। अगर आपका साउंड जा रहा है कहीं पर तो मीडियम जरूर होगा। अगर आप वैक्यूम में चले जाएं, आउटर स्पेस में चले जाएं और कोई एटमॉस्फेयर नहीं हो तो आपको दूसरे की आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड जो है इसके लिए मीडियम जरूरी है। पर क्या ग्रेविटेशन के लिए जरूरी है? नहीं। कुछ भी नहीं होगा तब भी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। यहां पर भी यही चीज सत्य है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी मीडियम नहीं चाहिए होता। तो लगभग लगभग सिमिलैरिटी इन दोनों में ढूंढ लेते हैं हम, जिससे हमें याद रहने में आसानी हो। और जो जो यहाँ पॉइंट्स बोलेंगे लगभग ज़्यादातर तो यहाँ सेम ही है, और अगर जो नहीं है उनके बारे में आइडिया भी लग जाता है कि क्यों नहीं है। अब हम देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये होती हैं एक्सपीरियंस्ड, दीज फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग बीटा। बीटा को ऐसे लिखते हैं, अगर आपने याद रखना है क्या लिखा, बीटा डिके न्यूक्लियस का, ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस यानी कि एक एटम है उसका न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस का बीटा डिके हो तो ये फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद मैं जो भी बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सिर्फ समझने के लिए। तो अगर ऐसा हो जाए, रेडियो एक्टिव डिके मतलब इनमें से कुछ चीज़ें निकलें। क्या चीज़? ये दोनों प्रोटॉन हो जाए। देखा, ये वाला जो न्यूट्रॉन था ये अब प्रोटॉन बन गया। अगर इस तरह का चेंज हो जाए और निकलेगा क्या बाहर? इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बोलते हैं इसे। डिटेल में ज़रूरत नहीं है जाने की हमारे सिलेबस में, तो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स महसूस होती हैं? सर ये वहाँ पर होती हैं जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव डिके करता है। किस तरह का? बीटा डिके। बीटा डिके में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और अगर ये याद रहे तो लिख सकते हैं कि एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी निकलता है। इससे होता क्या है? न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे सेकंड नंबर पे है। अगर ये जो साइकिल हमने चलाई ना यहाँ से, ये देखिए सेकंड नंबर पे है। अब थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आ जाइए लास्ट में। हमने हमेशा बात की है कि एटम जो होता है, आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, अगर उसका न्यूक्लियस देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, आसपास घूम रहे होंगे कहीं, ऐसे ऑर्बिट भी बनाए होते हैं, हमने पढ़ा था। और यहाँ पर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। हमने ये चीज़ हमेशा सुनी, पर एक हम जानते हैं बात जो इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ाई गई कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करते हैं, तो फिर ये इकट्ठे कैसे बैठे हुए हैं? इनको तो दूर दूर चले जाना चाहिए। लॉजिक तो ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा कि यहाँ पर क्योंकि ये जो एरिया है इतना छोटा है, इतना कम डिस्टेंस है, यहाँ पर एक स्पेशल फोर्स एक्ट करती है, और उस स्पेशल फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इनकी रीज़न के कारण ही जो हम ये पढ़ लेते हैं 4 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन, इतनी छोटी सी जगह में सोचिए 2 पॉजिटिव चार्जेस पास में हैं और एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। तो रीज़न क्या है? रीज़न है क्योंकि यहाँ पर इतने डिस्टेंस पर एक स्पेशल फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब हम समझ गए यहाँ पर कि ये 4 फोर्स किस तरह की हैं। अब ये चक्र क्यों लगाया था? क्योंकि सबसे कमजोर फोर्स कौन है? ग्रेविटेशन है। सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन। ये बहुत अजीब लगता है कि सर देखिए सन भी ग्रेविटी से है, हम भी ग्रेविटी के कारण बंधे हुए हैं धरती पे, धरती सन से बंधी हुई है ग्रेविटी के कारण, आप उसे वीकेस्ट बोल रहे हैं। पर हम वीकेस्ट किस सेंस में बोल रहे हैं? अगर आप बाकी फोर्सेस से कंपेयर करिए तब, यानी कि चारों में से सबसे वीक जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स 4 फोर्सेस की सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी है? हम पढ़ चुके हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स,
और उसके बाद होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए हमें ये इसी क्रम में याद करना चाहिए, जिससे हमें ऑटोमेटिकली ये भी याद रहेगा सबसे वीक कौन है और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर हमें कंपैरिजन करना है इनका कि इसके हिसाब से ये कितनी कमज़ोर है, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के हिसाब से ये कितना कमज़ोर है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक ट्रिक करते हैं मैथ का कि मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर उसको नंबर दे दिया जाए 1, तो इसकी तुलना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, आधी होगी क्या, 1/2 होगा। तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि इसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है, उसके हिसाब से ये कैसे वेरी कर रही है। हो सकता है कि ग्रेविटेशन 1/4 होती, 1/4 होती, पर एक्चुअल में कितना नंबर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर यहां 1 है तो ये 10⁻⁻² होती है, यानी कि 1/100। यानी कि अगर ये 1 है तो ये देख लिए कितनी कमजोर होगी इसके कंपैरिजन में, 100वां हिस्सा ही हुई। अब देखिए यहां पर देखते हैं ये कितनी कंपैरिजन हुए, इसको करें तो 10⁻⁻13 और ये कितनी हुई 10⁻⁻39। ये मैं अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 13 जीरो भी लगा सकता था, पर इतनी जगह नहीं है और लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इस तरह से नोटिफाई कर रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पर भी 39 जीरो लिख सकते हैं, पर हम क्या लिख रहे हैं 10⁻⁻39। ये क्यों याद रखने नंबर, जिससे हमें कंपेरिजन करना अगर कोई बोले तो हम कर सकें। तो अगर हमें कोई कंपेयर करने, जब कंपेयर करेंगे आप वीक न्यूक्लियर फोर्स कितनी वीक है, तो हम बोलेंगे अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 1 होती तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होगी 10⁻⁻13 होगी। सो बेटा जी ये है हमारा पार्ट 2 फिजिकल वर्ल्ड का, जिसमें हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस डिस्कस की। कौन सी हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ग्रेविटेशन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। याद कैसे रख सकते हैं, ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं और देख भी सकते हैं, थोड़े सा ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बट यहाँ पर न्यूक्लियस की बात होने शुरू हो गई तो 2 न्यूक्लियस से फोर्सेस निकली हैं। एक तो निकली है जो बीटा डिके के अराउंड हमें एक्सपीरियंस की जाती है, जब न्यूक्लियस का बीटा डिके होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है। होता क्या है इस प्रोसेस में, न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बन जाता है। और जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये यही तो फोर्सेस रीजन है कि 4 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन्स इतनी छोटी सी जगह में कैद हो गए हैं, रह रहे हैं आपस में। इनको तो रिपेल करना चाहिए, दूर दूर जाना चाहिए, बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि इन प्रोटॉन्स को बांध कर रखती है इतने कम से एरिया में, इतने कम से डिस्टेंस में। तो ये 4 फोर्सेस हो गई और इसी क्रम से याद करते हैं हम, ग्रेविटेशन, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर हमने कंपैरिजन के लिए अगर न्यूक्लियर फोर्स 1 माने तो 10⁻⁻² जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा 10⁻⁻13 और ग्रेविटेशन होगा 10⁻⁻39। थैंक यू बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।